हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एग्जाम में आज डिस्कस करेंगे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। 20 टॉप क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और उन्हीं क्वेश्चन से हम सारे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो इस पर लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड इतिहास के जितने भी वीडियो हैं वो सारे मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मतलब एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों, स्टार्ट करने के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य में प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चंस हमेशा मॉडरेट टू टफ लेता हूं। इजी क्वेश्चन के लिए आप हमेशा की तरह एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन करते रहिए। प्रथम शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पहला व्यक्ति था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब परम भागवत तो है, एक उपाधि थी विक्रमंक की, ठीक है। विक्रमक जो है इस उपाधि को भी इसने लिया था। अश्वमेघकर्ता, अश्वमेघकर्ता की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो ये उपाधियां भी, तो अश्वमेघकर्ता, विक्रमंकी या परम भागवत की उपाधि किसने ली थी? समुद्रगुप्त ने। और एक चीज आप याद रखिए, इसे कविराज भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त। ये विष्णु का उपासक था, ये विष्णु भगवान का उपासक था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये संगीत प्रेमी था, ठीक है, ये संगीत प्रेमी भी था, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। अगर आपसे पूछे कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और आपसे पूछे कि जो है कौन विष्णु का उपासक था तो ये भी समुद्रगुप्त। किसे कविराज कहा जाता था, कौन संगीत प्रेमी था, ठीक है, तो ये भी जो है आंसर आपका समुद्रगुप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस चीज को भी आप याद रखिए। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था, ठीक है। तो आंसर होगा भीतरी स्तंभलेख, ठीक है। स्तंभलेख, इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखिए, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। आपसे पूछे कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो हूणों द्वारा आक्रमण से काफी प्रभावित हुआ? आंसर होगा गुप्त साम्राज्य। आपसे पूछेगा कि हूणों का कोई अगर नेता पूछे, आपसे पूछे कि तोरमाण का संबंध किससे है तो आंसर होगा ये हूणों का नेता था। तो आपका ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। आपसे पूछे कि किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो भीतरी स्तंभलेख से। ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है यूपी में। यूपी में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गाजीपुर में। गाजीपुर में किस जगह में पड़ता है, ठीक है, तो सैदपुर नाम की एक जगह है, सैदपुर, वहां पे ये मिलता है। और उस सैदपुर में भी एक जगह का नाम है जिसका नाम है भीतरी, ठीक है। तो इस जगह से मिलता है, इसका नाम भीतरी स्तंभलेख है। तो इससे पता चलता है कि हूणों का आक्रमण जो है या हूणों को पराजित किया था चंद्रगुप्त ने, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? मतलब कौन आयुर्वेदाचार्य नहीं है? धन्वंतरी हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, पर भास्कराचार्य नहीं हैं। इस हिसाब से आपका आंसर कौन होगा? वो होगा भास्कराचार्य। तो ये कौन है? ये आपके खगोलविद हैं और साथ साथ जो हैं ये आपके गणितज्ञ भी हैं, ठीक है, गणितज्ञ भी हैं। तो ये आयुर्वेद से इनका कोई संबंध नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखिए, चीज़ों को नोट डाउन करके चलेंगे, आपका बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा और आपको 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब वीडियो को लास्ट तक देखो, ये टॉपिक खत्म। बार बार मतलब थोड़ा बहुत देख के फिर दूसरा देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, घूम फिर के करना उतना ही है, तो पहले कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने, ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना पूछी गई तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब की थी? 319 ईस्वी में। कभी कभार 320 भी लिखा होता है, हालांकि 319 ही आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की तो श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। अगर स्थापना पूछे
तो श्रीगुप्त बताएगा। अगर आपसे गुप्त संवत पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम बताइएगा। श्रीगुप्त संस्थापक है और इसका जो उत्तराधिकारी है वह घटोत्कच है। ठीक है, अगर आपसे उत्तराधिकारी पूछे श्रीगुप्त का तो घटोत्कच है, और घटोत्कच के बाद जो मुख्य राजा आया वो चंद्रगुप्त प्रथम आया। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? ठीक है, किस प्रकार की भूमि को? सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को, या जोती हुई भूमि को? आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। कभी कभार सिर्फ जंगली भूमि आंसर देता है तो उसे हम अपरहत कहते हैं, उसे हम अपरहत कहते हैं। मतलब ये गुप्त काल में कुछ भूमि के प्रकार थे, जैसे वास है, अधिवास है, अपरहत है। इस प्रकार की जो भूमियाँ होती थी उनमें जो अपरहत होता था वो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तोरमान किस जाति दल का था? अभी आपको बताया तोरमान का संबंध जो है वो हूणों से है। किससे है? वो है हूणों से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? मतलब गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे हम क्या कहते थे? कौड़ी कहते थे, दीनार कहते थे, निस्क कहते थे, या पण कहते थे? तो जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे हम दीनार कहते थे। क्या कहते थे? दीनार कहते थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जो है वो गुप्त का शासकों ने ही चलाई हैं। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा चलाई हैं वो गुप्त शासकों चलाई हैं। अगर आपसे पूछे कि सोने की सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई हैं तो वो कुषाणों ने चलाई हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने चलाई हैं तो वो यवन शासकों ने चलाई हैं। तो सबसे पहले पूछे यवन में, सबसे ज़्यादा पूछे तो गुप्त ने, और सबसे शुद्ध पूछे तो कुषाणों ने। ठीक है, हमसे यहाँ पूछ रहा है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते थे? तो आंसर होगा दीनार। एक क्वेश्चन इसका बहुत पूछा जाता है कि गुप्त काल में चांदी के रुपये को क्या कहते थे? तो आंसर होगा रुपये का। ठीक है, तो ये आपका होगा रुपये का। चांदी का पूछिए तो रुपये का, और सोने का पूछिए तो दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? मतलब उस समय जो टैक्स लिया जाता था, ये लैंड टैक्स लिया जाता था, भूमि का कोई कर लिया जाता था, वो कितना था? उपज का चौथा भाग था, उपज का छठा भाग था, उपज का आठवां भाग था, उपज का आधा भाग था? तो आंसर होगा उपज का छठा भाग, यानी 1/6 जो है वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्धगुप्त के काल में? ठीक है, तो आंसर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। देखिए, हूणों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो आप समझ जाइएगा इसका संबंध जो है वो गुप्त साम्राज्य से है। ठीक है, देखिए अगर आप क्रम को भी पढ़ते चलेंगे, जैसे सबसे पहले श्रीगुप्त आया, फिर घटोत्कच, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका समुद्रगुप्त आया, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको भी हम लोग जानेंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पृथ्वी प्रथम वीर, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर किसे कहा गया? ठीक है, समुद्रगुप्त को, राजेंद्र प्रथम को, अमोघवर्ष को, या गौतमी पुत्र सप्तकिणी को? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। देखिए, समुद्रगुप्त को पृथ्वी का प्रथम वीर या पृथ्वी प्रथम वीर कहा जाता है, और इसी को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछे कि नेपोलियन के साथ साथ इसको जो है कविराज भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे संगीत प्रेमी भी माना जाता है। वजह क्या है? इसके द्वारा जो चलाई गई मुद्राएं हैं उसमें वीणा वादन करते हुए इसे दिखाया गया है, तो ऐसा माना जाता है कि यह संगीत प्रेमी भी था। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब मिहिर कुल एक शासक है, हूण, उसको पराजित किसने किया? यशोधर्मन ने हूण शासक को पराजित किया। अब देखिए, दो नाम के आपके पास हो गए, एक आपका मिहिर कुल हो गया और दूसरा जो नाम है वो आपका तोरमान हो गया। ये दोनों का संबंध किससे है? वो हूणों से है। और हूणों ने गुप्त साम्राज्य में किसके समय आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। ठीक है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के, या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो कालिदास का संबंध जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इनके दरबार में 9 लोग रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था,
उसमें कालिदास को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस चीज़ को भी आप याद कीजिए, क्योंकि नवरत्न जो हैं वो मध्यकालीन भारत में अकबर के दरबार में भी थे, और यहाँ पर जो प्राचीन भारत है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल एक जगह का नाम है, वो किस क्षेत्र के लिए, किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। ठीक है, वारंगल इसलिए प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था आपके लोहे के या यंत्रों या उपकरणों के लिए। लेकिन वैसे किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस राजा का नाम देवगुप्त था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, देखिए चंद्रगुप्त जो फर्स्ट वाले हैं उन्होंने आपका गुप्त संवत चलाया है 319 ईस्वी में, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये इनके यहाँ दरबार में नवरत्न रहते थे, इन्हीं को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और यही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा गुप्त शासकों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो गुप्त शासक होते थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं। इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत भाषा थी। और इनका जो मंदिर बनाने की जो कला है, अगर आपसे पूछे कि जो मंदिर बनाने की कला है वो किस काल में आई, तो ये भी आपकी गुप्त काल में आई। इस चीज़ को भी याद रखिए। जो विष्णु का जो चिन्ह है गरुण, वो इनका राज चिन्ह था। किसका? गुप्त शासकों का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और दशावतार मंदिर जो है वो सबसे पुराने साक्ष्य जो मिलते हैं गुप्त शासकों के, वो दशावतार मिलने से मिलते हैं। कि दशावतार मंदिर है कहाँ? यूपी में है। यूपी में कहाँ है? ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, जगह का नाम क्या है? देवगढ़। तो आपसे पूछे दशावतार मंदिर का संबंध किस साम्राज्य से है? गुप्त साम्राज्य से है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? किसने चांदी के सिक्के, सिल्वर रजत सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के जारी किए, और इसी को हम देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, और उन नवरत्नों में कालिदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य की एक और ख़ास बात है कि सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें सांस्कृतिक उपलब्धि जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी या पाई गई थी। अच्छा, हम कुछ और बात करेंगे। अंतिम विष्णु शासक, अगर बात करें अंतिम जो गुप्त शासक था उसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो ये भी याद रखिए, पहला कौन सा था? श्रीगुप्त, और अंतिम कौन सा था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, विक्रमादित्य को, अशोक महान को या समुद्रगुप्त को? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये विष्णु का उपासक था, इसे कविराज भी कहा जाता है, यह संगीत प्रेमी भी था, और इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। ये क्वेश्चन भी आया है, अच्छा क्वेश्चन है। हरिसेन ये इसके दरबार में कवि था इसका, और इसी ने जो भीतरी स्कंद लेख है इसको भी लिखा है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये चीज़ भी याद रखिए। आपसे पूछेगा कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? वो समुद्रगुप्त ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? देखिए हूणों का आक्रमण किस राजवंश से? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश? आंसर होगा गुप्त साम्राज्य जो था वो कुषाणों के आक्रमण से काफ़ी प्रभावित हुआ, या काफ़ी उसमें उथल पुथल हुई। किसकी वजह से? वो हुई आपकी हूणों की वजह से। अच्छा, हूणों में भी अगर आपसे पूछे किसके काल में शुरू हुआ, तो स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। ठीक है, ऐसा देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? या यूं कहें कि किन राजाओं ने ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान दिए? तो आंसर होगा गुप्त शासकों ने। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा वो ग्राम अनुदान दिए। ठीक, अच्छा,
जो इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख है, इलाहाबाद का, इसको लिखा जो है वो हरिशेन ने लिखा है, और हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, और नवरत्न किसके काल में रहते थे? वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, इनके काल में एक चीनी दरबारी आया था जिसका नाम था फाहियान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे पूछे कि फाहियान किसके काल में आया था, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहाँ था? ठीक है, तो आंसर होगा उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति या पाटलिपुत्र में। आंसर होगा पाटलिपुत्र में। मतलब जो फाहियान था, अगर आपसे पूछे फाहियान कहाँ का था, तो ये था चीनी का, यानी चीन का था, और साथ साथ ये किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इसने अपनी किताब में एक अस्पताल का उल्लेख किया है। अस्पताल कहाँ था? वो था आपका पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, तो प्राचीन काल में जो गुप्त वंश था, इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि सांस्कृतिक जो विकास हुआ है सबसे ज़्यादा, वो किस काल में हुआ है? वो, या सांस्कृतिक उपलब्धि जो मिली सबसे ज़्यादा, वो गुप्त काल में मिली। इसलिए इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत के इतिहास में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? नगर की भूमि का वर्गीकरण के लिए, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्कों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, भूमाप के लिए। आंसर होगा भूमि माप के लिए ये कुल्यवाप और द्रोणावाप का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, कुछ और शब्द देखिए, जैसे राहट, और एक होता था घंटी यंत्र। ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए। ये सिंचाई के लिए मापन थे। सिंचाई के लिए जो मापन यंत्र होते थे, उनका नाम रहट या घंटी यंत्र था। ये भी गुप्त काल में चलते थे। एक क्वेश्चन आप देखिए कि जो उस समय व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल में, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, वो कौन था? तो वो आपका था उज्जैन। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी ना, वो जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। अच्छा, उस समय जो पुलिस अधिकारी था उसे क्या कहते थे? उसे दंड पाशिक कहते थे। ठीक है, और जो छोटे छोटे कर्मचारी होते थे उन्हें चाट या भाट कहते थे। ठीक, तो अगर पुलिस का अधिकारी उसे दंड पाशिक कहेंगे और छोटे कर्मचारियों को चाट या भाट कहेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स बना के लिखिए, उन्हें बार बार याद कीजिए, और उसके साथ साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज को खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे, और प्रैक्टिस के तहत जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको क्या चीज़